जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका टीए का एग्ज़ाम आ चुका है और जीडी, ट्रेडमैन और इन सब के भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, टीए वाले भी। मैं जैसे कि सीरीज शुरू किया हूं, तो ये सेट मैं करवा चुका हूं। ये मैंने आपको कल करवाया था। ये 2100 प्लस बच्चों ने इस सेट को देख लिया है दोस्तों। और बहुत अच्छी सीरीज़ ये मैंने प्रैक्टिस सेट की शुरू की है और बहुत बेनिफिट्स इससे बच्चों को मिल रहे हैं। आपके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। तो ये पेपर मैंने आपको कल करवाया था और आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 है। ये प्रैक्टिस सेट 3 है आपका। इसमें वो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज इसमें मैं आपको आखिर में मैथ भी करवाऊंगा। मैथ के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी डिमांड पर मैं लेके आया हूँ। बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि मैथ के क्वेश्चन ज़रूर लाइए, तो मैं मैथ के भी क्वेश्चंस आगे करवाऊंगा। शुरू करते हैं और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, मंगोलिया देश की मुद्रा है मेटिकल, तुगरिक, डॉलर या मकाऊ पटाका। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा, जो मंगोलिया देश की जो मुद्रा है वो आपकी तुगरिक है। कौन सी है? तुगरिक दोस्तों। तुगरिक आपकी जो है ये मंगोलिया देश की मुद्रा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में बैकॉक किस देश की राजधानी है? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया या ताइवान। क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड। निम्न में से बैकॉक किस देश की राजधानी है? थाईलैंड की दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी है। दोस्तों ऐसा जो सेट है ना, मैं सेट शुरू किया हूँ, बहुत अच्छा सेट है। इसको सॉल्व करने के बाद आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी टीए के पेपर में आपको एक तो आपका ऑफलाइन पेपर है, ऑफलाइन पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा दोस्तों। बहुत समय होगा, आराम से पेपर को हल करना, कोई भी घबराहट नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। भारतीय भारतीय कृषकों को की सन 2020 तक आमदनी को दोगुना करने की क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति, हरित क्रांति, खाकी क्रांति, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। ये जो क्रांतियां हैं इनमें से कोई भी क्रांति नहीं है जो भारतीय कृषकों की 2020 में शुरू की गई थी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। राजस्थान का अन्नागार कहलाता है भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, अलवर, इनमें से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही उत्तर हो जाएगा श्री गंगानगर। राजस्थान का अन्नागार कहलाता है श्री गंगानगर दोस्तों। श्री गंगानगर आपका अन्नागार कहलाता है कहाँ का? राजस्थान का। ध्यान से इसको एकदम दिमाग में बसा लेना, क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे और आप बिना देरी के सॉल्व कर लेंगे, तो आप इजिली पेपर क्वालिफाइड कर जाएंगे। जो भाई गुड हैं, जिनको 80 मार्क्स मिले हैं, उन्हें तैयारी और अच्छे से करनी है, क्योंकि उन्हें फिजिकल में थोड़े कम मार्क्स मिले हैं 20 नंबर। और जो एक्सीलेंट है उन्हें तो पूरे 100 के 100 मिले हैं। सबसे अधिक ऊंचाई, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है कोलकाता, सियाचिन, चेन्नई, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सियाचिन। जो सियाचिन है आपका वो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। समझ गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान महीने के अंत प्रदर्शित करता है? ईद उल फित्र, ईद उल जुहा, ईद उल मिलादुन नबी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ईद उल फित्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है, उत्तर है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, हैदराबाद, देहरादून या नई दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून। दोस्तों ये सीरीज जो चलाया हूँ ना, ये इतनी ईजिली आपको सॉल्व करा रहे हो, फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। इसमें बहुत जल्दी आपको समझा देते हैं क्वेश्चंस को। अपना स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें, स्कोर बताना बिल्कुल भी ना भूलें, कितने क्वेश्चंस आप इसमें इस सीरीज पर कर पाए। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ध्यान कर लीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी? 25 वर्ष। याद कर लेना, 25 वर्ष होनी चाहिए।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करते हैं, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवे वाले का दोस्तों, सी वाला, महान्यायवादी। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है महान्यायवादी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभाध्यक्ष या कैबिनेट सचिव? राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान सभाध्यक्ष या कैबिनेट सचिव? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री करता है। कौन करता है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आपका इसका प्रतिनिधित्व करता है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बद्रीनाथ अवस्थित है कुमाऊं हिमालय में, मध्य हिमालय में, हिमालय में? ये इसका एक ऑप्शन इधर है, ट्रांस हिमालय में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 वाले का दोस्तों, आपका 11 वाले का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ अवस्थित कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में दोस्तों। कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में। ये आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, जरा ध्यान देना है इस क्वेश्चन पर। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, दिल्ली में, जामनगर या श्री सैलम में? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, खड़गवासला में स्थित। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लेना है, इसको भूलना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले एक कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ उसको तो आपको 2-2, 3-3 बार क्वेश्चन को जहन में बसा लेना है, भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको मैं ऐसे हाईलाइट कर दिया पूरे क्वेश्चन को। तो अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 13 वाले का आपका सी वाला, जनवरी 1857 में। कब? जनवरी 1857 में। कौन से? चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल, जनवरी 1857 में। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृतसर। इसमें जो था जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें बहुत सारे निर्दोषों की जान चली गई थी। ये इंडिया के लिए एक ब्लैक डे था, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भारतीय निर्दोष मार दिए गए थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय या देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी वियन डेरोजियो या डेविड हियर? तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला आपका, हेनरी वियन डेरोजियो थे। इसके युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी वियन डेरोजियो। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सनर्दरी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 वाले का दोस्तों, मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है वो कीलक होती है दोस्तों, कीलक होती है। याद कर लेना है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपका जीएस के रिलेटेड से। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं दोस्तों। जो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, ई फ्लेमिंग ने, इयान फ्लेमिंग ने, लुई पाश्चर ने? जो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है उसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, ई फ्लेमिंग ने। किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? ए फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एड्स होता है,
एड्स क्या होता है पूछा गया। एड्स होता है जीवाणु होता है, फफूंद से होता है, कृमि से होता है, विषाणु से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, विषाणु से होता है। ये आपकी जीएस से है, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन था। साइनोकोबालिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6 या विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर जो आपका 19 है उसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन B12। साइनोकोबालिन क्या है? साइनोकोबालिन है आपका विटामिन B12 दोस्तों। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है चेन वाइफर, किंग कोबरा, कैरायत या स्केल्ड वाइपर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा अपना घोंसला बनाता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं परिसंचरण तंत्र में रक्त में थक्के की स्थिति को पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? N24, CO60, S74 या L131। तो इसमें से किसका प्रयोग किया जाता है? N24 का किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का N24। इसके बाद में थीटा किरणें हैं H+ आयन की, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 वाले का आपका बी वाला He++ आयन दोस्तों। ये आपका जीएस का क्वेश्चन है। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलीय है? ए अमोनिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल या एसिटिलीन। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है दोस्तों आपका, क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला, क्या? कार्बन टेट्राक्लोराइड। दोस्तों जो भाई चैनल पर नए हैं, यहाँ तक आपके 23 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे चलते हैं, अब इधर आगे चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। आपके यहाँ तक जो 23 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं, जो भाई चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं इस पर सेट अपलोड करूँगा, वीडियो डालूंगा, आपके तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। आप इसको एक सेट को भी ना छोड़ना, एक क्वेश्चन को भी ना छोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ओरिजिनल सेट्स को मैं निकालता हूं और फिर आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चंस को लेकर आता हूं। दोस्तों अभी जो चैनल पर नए हैं फ़ौरन सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ पूछनी है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका उसमें रिप्लाई कर दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, आधुनिक, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, आधुनिक अवरोध सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणु घनत्व। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ए वाला, परमाणु संख्या। क्या है? आधुनिक अवरोध सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है जलयोजन, अवकरण, ऑक्सीकरण या हाइड्रोजनीकरण। तो उसका क्वेश्चन नंबर 25 का जो आपका सही उत्तर है वो सी वाला है। जो हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका यहाँ पर मिला है, इसको ज़रा ध्यान से दोस्तों। कौन सी होती है? ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के जलने से क्या होती है? ऑक्सीकरण दोस्तों, प्रक्रिया याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? फिल्टर, रेक्टिफायर, मोटर, ट्रांसफार्मर। किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में किसके द्वारा बदला जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 26 वाले का बी वाला, रिएक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा बदला जाता है? रिएक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है दोस्तों। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन भी स्किप ना करना, पूरी वीडियोस को देखना, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन, अगर एक भी क्वेश्चन छूट जाता है तो बहुत लॉस हो जाएगा आपका, इसमें बहुत नुकसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों आपका, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, धूलकण के। किसकी वजह से होता है? धूलकण की वजह से होता है दोस्तों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 28 है आपका, उसमें पूछा गया है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है?
जो चुंबकीय कंपास होता है, जो आपका जो चुंबकीय कंपास होता है उसकी सुई, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, सुई उसकी किस ओर इंगित करती है दोस्तों? चुंबकीय उत्तर, चुंबकीय दक्षिण, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, चुंबकीय उत्तर व दक्षिण किधर करती है? चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व दक्षिण। कहाँ करती है? उत्तर करती है, उत्तर व दक्षिण। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बहुत जहन में बसा लेना, भूलना नहीं है दोस्तों, एक क्वेश्चन को भी भूलना नहीं है। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 29 पे। कैंडिला मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति फ्लैक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता, कैंडिला किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका जीएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैंडिला मात्रक है, किसका मात्रक है? ज्योति फ्लैक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला, ज्योति तीव्रता का। किसका है? ज्योति तीव्रता का। फिर उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? वाह, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? विवर्तन, प्रवर्तन, प्रवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? विवर्तन, प्रवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। जो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों आपका, उसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला, ध्रुवण। जो कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवण नहीं होती है दोस्तों। यहाँ तक आपकी जीके जीएस के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, यहाँ पर 30+ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए हैं। अब आगे आपके यहाँ पर से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैथ के क्वेश्चन यहाँ तक हैं, उनको मैंने अलग से लिख लिया था कॉपी पे, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को नोट कर लिए, यहाँ आपके मैं सोल्यूशन करा दूँगा, आपको समझाऊँगा एक एक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या होगा। दोस्तों आपको बस आप अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताएं, आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए, 25, 27, कितने आपके क्वेश्चन सही हुए या 20, स्कोर ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सब्सक्राइब अभी कर लें। और मैथ के क्वेश्चंस की डिमांड थी बच्चों की कि मैथ के क्वेश्चंस करवाइए, तो मैं मैथ्स के भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और मैथ्स के क्वेश्चंस को मैंने ऐसे नोट डाउन कर लिया है, तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके करवाऊंगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो इस बार टीए में आप लोग जो टीए में फिजिकल पास है और पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि जो 80 नंबर जिनके पास गुड है, गुड, उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी है, और जिनके पास एक्सीलेंट 100 का है उन्हें भी मेहनत करनी है, पर उतनी नहीं। कट ऑफ आपकी हाई जाती है, तो कितनी जाएगी? 160, 170। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, वो देख लीजिए। और आने वाले टाइम में आपको डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल फुल सपोर्ट करेगा। आपको कहीं भी बाई कोर्स को बाई नहीं करना, कहीं भी आपको 100-200 रुपये कि पीडीएफ्स वगैरह नहीं खरीदना है। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं आप मुझे बता दें, मैं उस पीडीएफ को बाई करके आपको दे दूंगा। पर आपको कहीं भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करने हैं, कहीं भी खर्चा नहीं करने हैं, किसी की बातों में नहीं आना, क्योंकि लोग लूटने पर लगे हैं। हम आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं होने देंगे, आपको A to Z चीज़ें इसी में पढ़ा देंगे और बता देंगे। शुरू करते हैं अब आपका मैथ का पोर्शन। जो मैथ के क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं, जो क्वेश्चन है आपका आर, बहुत ध्यान से देखना। आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है। आर के वेतन के संदर्भ में आर के वेतन के संदर्भ में एस के वेतन कितनी प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है दोस्तों? देखिए, ये आर है और ये एस है, तो क्या आर का वेतन एस के वेतन से 30% अधिक है? 30% अधिक है यानी 130 हो जाएगा, और एस का कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको इसमें ऐसे लिख लेना। फिर आपको क्या करना है दोस्तों?
इनका अंतर देख लेना, अंतर कितना है 30, ठीक है। तो उसके बाद में आपको ये जो इसका अंतर आता है तो 30 क्या हो जाएगा, जो आर का वेतन है ना, आर का वेतन एस के वेतन से 30% कम अधिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बटे 130 गुणे में आपका 100 हो जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई आप करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 300 बटे 13। जब आप इसकी भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो इसमें निकल के आएगा 23 सही 1/13%। तो आपका ये ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए वाला आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये जो वेतन वाले सवाल होते हैं ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, आप देख सकते हैं कितनी इजीली ये सॉल्व हो गया। दोस्तों आपको घबराना नहीं, मैथ आपकी इजी लेवल की आती है, लेकिन आपको जीके एंड जीएस इसमें बहुत ध्यान देना है। जो मैं आपको सेट करवाता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन को लर्न कर लेना है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीकी से देखना है ताकि आप ना बोलें एग्जाम में इजीली हल कर जाए, जिससे कि आपका अच्छा स्कोर आएगा, आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं रहेगी। फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यदि तीन संख्याएं 3, 4, 8 के अनुपात में है तो तथा उनका लघुत्तम समवर्त 192 है 192 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। ये बोल रहा है 3, 4, 8 के अनुपात में है, 3, 4, 8 के अनुपात में। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा इनका 24 हो जाएगा। एलसीएम क्या, एलसीएम निकालना तो आपको आता ही होगा, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 दोस्तों, इनका एलसीएम हो जाएगा 24। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है वो कि अनुपात में है तो उनका लघुत्तम समवर्त 192 है तो 24 इक्वल टू 192, 24 इक्वल टू 192 हो जाएगा। इसको काट देंगे, ये चला जाएगा आपका, जब इसे काटेंगे तो ये 8 बार में आपका कट जाएगा। 8 बार में कटने के बाद क्या पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 3, 4, 8 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 8 है आपकी, तो 8 से ही गुणा हो जाएगी, इसका 64 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी और छोटी संख्या पूछी जाती तो इनकी गुणा करके और इनको माइनस करके इनका डिस्टेंस निकाल लेते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं, बस आपको ध्यान से करना है, पढ़ना है क्या क्वेश्चन में पूछा गया, इजीली आपका पेपर निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। 800 का 40% कितना होगा, 800 का 40% कितना होगा। जो 800 है सबसे पहले आपको लिखना है 800 गुणे 40। ये जो परसेंट का निशान होता है, ये परसेंट का निशान जब इसे हटाते हैं तो बटे में 100 हो जाता है, बटे में 100 हो जाता है। फिर यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 चक्कू 32, 320 हो जाएगा आपका, यही आपका उत्तर हो जाता है। बस इसमें आपको क्या करना है, जब परसेंट को हटाते हैं बटे में 100 नीचे लाते हैं, बटे में 100 नीचे लाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। 320 आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं का योग 29 है व उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है तो उन संख्याओं का अंतर होगा। अंतर पूछा गया इसमें, जब योग 29 है व उन संख्याओं का वर्गों का अंतर 145 है, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप मान लेते हैं, इस क्वेश्चन को मान के किया जाता है दोस्तों। कैसे किया जाता है, मान लिया जाता है। इसमें क्या माना जाता है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, एक एक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, यही क्वेश्चन में ही से देख के करा जाता है। x को हम 145 और y हमारा क्या हो गया 29। x अगर मैं 145 बटे 29 इन्हें काट देते हैं, कितने बार में जाएगा ये आपका जाएगा 5 बार में दोस्तों, 29 पंजे 145, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 वाला। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस होता है, बस समझना होता है, क्वेश्चंस को पढ़ के समझना होता है क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, बस। उसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और मैंने बोला था ना मैथ बहुत इजी होती है इसकी, बस आपको आगे तक क्वेश्चंस हैं अभी मैं करवाता चलूँगा, बस आपको इनकी लैंग्वेज को समझना होता है कि कैसे सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन को, बस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बेईमान दुकानदार
1 किलोग्राम स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, घबराना नहीं है, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। जैसे कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है। 1 किलोग्राम या 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम ही तोलता है और वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसे सॉल्व करना बहुत इजी है। उसके बाद बताते हैं आपको, एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है, यानी कि 200 ग्राम वो यहाँ पर आपको करना है 200 बटे 800 गुणे 100। 2 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका 2 4 जार 2 5 जार 10 0 0, ये आपका 2 2 जार 4, यहाँ 25 रहेगा। ये आपका इस क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ी एरर हो गई है, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी लैंग्वेज में एरर हो गई है। ये क्वेश्चन तो आपका बहुत इजी है, उस हिसाब से तो आपका उत्तर आ जाएगा 20% या 25%। यहाँ पर 25% इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी एरर है, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी इसको बाद में देखते हैं। उसके बाद में बात करते हैं साधारण ब्याज की विशेष दर से। साधारण ब्याज की विशेष दर से कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। दोस्तों, कोई साधारण ब्याज की दर से, जब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का क्वेश्चन आए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन होता है तो बिल्कुल इजी लगता है। 10 वर्ष में कितना हो जाता है 2 गुना, 10 वर्ष में कितना होता है 2 गुना हो जाता है, तो उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कितने समय में हो जाएगा, 10 दूनी 20। कितना इजी क्वेश्चन था आपका, 20 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चंस लग जाते हैं बहुत इजीली। उसके बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। अब चलते हैं आगे की क्वेश्चंस की ओर। 60 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 9 सेकंड में एक पोल पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है। दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला लगता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा आपका। फिर आपका डिस्टेंस क्या, 60 किलोमीटर, क्या दिया गया है 60 किलोमीटर। दोस्तों, 60 किलोमीटर स्पीड, 60 किलोमीटर स्पीड। फिर आप लिखेंगे डिस्टेंस 60, स्पीड आपकी कितनी है 60 इंटू टाइम आपका कितना, एक ट्रेन 9 सेकंड, 9 सेकंड टाइम है, लेकिन आपका ये किलोमीटर में दिया गया है, ये सेकंड में जब दिया गया तो इसमें 5/18 को कर लेते हैं, फिर गुणे में आपका 9 हो जाएगा। सही है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, इसको काट लेंगे, 9 एकम 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 यहाँ 2 3 6 और 0 0, यहाँ आपका इसकी गुणा हो जाएगी, 5 3 15, 150 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा 150 मीटर। ये आपको बस फार्मूला याद रखना है दोस्तों, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। D इक्वल टू S इंटू टी, डिस्टेंस इसको इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, बस आपका उत्तर फौरन आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीद कर 1 रुपए की 10 की दर से बेचे गए तो कितने प्रतिशत की हानि हुई। इसमें दोस्तों हानि बतानी है आपको, कितने प्रतिशत की हानि हुई, लॉस कितना हुआ आपको। कोई चीज़ 10 रुपए में खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, CP और SP निकालना है आपको। CP SP कितना है, CP आपका 10 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 10 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया,
इसके बीच में अंतर कितना है, 2 रुपये का। 2 रुपये का यहाँ से 10 में खरीद के 8 में बेचे तो 2 रुपये का घाटा हुआ है, लेकिन इसमें परसेंट में पूछा गया, कितने प्रतिशत में बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 2 हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे रखा जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना, 10 गुणे में 100, यहाँ से 0 0, 10 दूनी 20, ये आपका हो गया 20%। कितनी हानि हुई, 20% की हानि हुई, 20% की हानि हुई। कितनी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 20% की हानि हुई। दोस्तों यहाँ तक आपको मैंने इजी जो वे में समझा दिया, मैथ्स के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए दोस्तों, और जीके जीएस कंप्लीट करवाई, तो मैथ्स के क्वेश्चंस करवाए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस पर बहुत अच्छी सीरीज से आपकी एक एक क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया जा रहा है, जिससे आप एग्ज़ाम इजीली पास कर लेंगे दोस्तों, बहुत अच्छे से पास कर लेंगे। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग को कट ऑफ की टेंशन नहीं लेना है। जो गुड वाले हैं, जिन्होंने 80 नंबर जिन्हें रनिंग में मिले हैं, उन्हें पेपर में ज़्यादा मेहनत करनी है और टेंशन नहीं लेना है, ईजिली उनका पेपर निकल जाएगा दोस्तों। तो बताते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेट 4 लेकर आऊँगा। ये आपका सेट 3 था, और 1 2 जिसने सेट 1 और 2 नहीं देखा है वो अभी जाकर देखे। सेट 1 और 2 भी इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता है। धन्यवाद दोस्तों।